वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 कक्षा 8 के बच्चों को आज हम आपके उद्बोधन पुस्तक से पाठ नंबर 1 भाषा का यूट्यूब वीडियो बनाकर देंगे बच्चों, और आप इसकी सहायता से अपनी पढ़ाई करेंगे। लास्ट क्लास में कक्षा 7 में भी भाषा पढ़ाया गया है आपको और सभी बच्चे भाषा आई थिंक की परिभाषा जानते हैं, लेकिन हम फिर से आपको पढ़ाते हैं। ये आदिकाल में मनुष्य संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि तब भाषा का विकास नहीं हुआ था। भाषा का विकास जब मानव सभ्यता के विकसित होने का समय आया, सभ्यता विकसित हुई, तब इसका भी विकास हुआ, भाषा का भी विकास हुआ। अब बच्चों, भाषा जो है ये हमारे संस्कृत शब्द भाष से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष शब्द जो संस्कृत में होता है वो उसका अर्थ होता है, भाष धातु है ये, इसका अर्थ है बोलना। तो इस भाष धातु से ही भाषा शब्द हिंदी में विकसित हुआ, बनाया गया, और इस भाषा का अर्थ भी बोलना से है। अब भाषा को हम कैसे परिभाषित करेंगे वो आप देखिए। भाषा को हम सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के भावों विचारों के आदान प्रदान का साधन है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मनुष्य अपने भाव विचार जो एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, जानता है और अपना बताता है, वो भाषा के माध्यम से ही होता है। अब आप यहाँ येलो चार्ट में देख सकते हैं भाषा की क्या परिभाषा है, अर्थात हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात अपने विचार और सोच दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार और भाव को समझते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसकी विशेषता क्या है, कि हम पहचाने कि क्या है भाषा। तो बच्चों आप इसमें देख सकते हैं भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता में आप देखिए 4 विशेषताएं इसकी बताई गई हैं, जिससे आपको पहचान होगी। भाषा मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है। जो मनुष्य अपने मुंह से निकालता है एक ध्वनि, वो भाषा है। भाषा ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है। जो ध्वनि हम निकालते हैं उसके चिन्हों की, प्रतीक माने चिन्ह होता है बच्चों, एक जो व्यवस्थित रूप उसको सही से ऑर्डर में लिखा जाता है, उसे ही उस व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। भाषा एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर बच्चों, भाषा सार्थक शब्दों से मिलकर बनती है। तो ये आपका डिफाइन हो गया भाषा का और विशेषता हो गई। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे प्रश्न आता है भाषा के भेद। तो बच्चों, भाषा के जो भेद हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 भेद होते हैं भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जैसे नाम है वैसा ही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। मौखिक भाषा बच्चों जो हम मुख से कुछ भी बोलते हैं और सुनते हैं वो मौखिक भाषा होता है। और जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, या समाचार सुन रहे हैं, तो ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो भाषा होता है जिसको हम लिख कर और पढ़ कर समझते हैं, जानते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर आता है। तो कहने का तात्पर्य है लिखित भाषा जो है वो भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। क्यों? जो हम लिखते हैं वो स्थायी हो जाता है और हम पढ़ के उसे जानते हैं। तो इस तरह से लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके इतिहास पर पहुंचेंगे और क्षेत्र एवं महत्व पर। तो भाषा का इतिहास है, हिंदी भाषा का उद्भव बच्चों संस्कृत भाषा से हुआ। अभी मैंने आपको बताया भाष धातु से हुआ था, इसलिए संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत से हिंदी तक के विकास में इसमें अनेक बार परिवर्तन हुए। आज की साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। इसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी
प्रारंभ हुआ। बच्चों, पहले संस्कृत भाषा में ही ऋषि मुनि सब बातचीत भी करते थे, वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास होते होते 19वीं सदी जब ये आई, तब हिंदी संस्कृत भाषा में से पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। अब देखिए, इन्होंने आपको क्षेत्र बताया है। आज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये आपको भी पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बच्चों, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी है। इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में भी होता है। अनेक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध था। विदेशों में भी हिंदी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए कैसी भाषाएं में यहाँ अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में स्वीकृति प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी तो ऑलरेडी राष्ट्रीय भाषा भी है। कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, बंगला, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, डोंगरी, संथाली, पंजाबी, बोडो, मैथिली आदि। अब बच्चों, हाँ, टॉपिक आता है उपभाषा और बोली। उपभाषा भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली तथा समझी जाती है। यह राष्ट्रीय भाषा भी है। उपभाषा किसी क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्रीय बोली होती हैं, क्षेत्र विशेष में जो एक बोली प्रसिद्ध हो जाती है, थोड़े थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, हिंदी में ही वही बोली कही जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन जब इसी बोली में हम कोई साहित्यिक रचना करते हैं तो ये उपभाषा के रूप में जानी जाती है। बच्चों, ठीक है। अब भारत में विभिन्न प्रकार की उपभाषाएं देखिए। अवधी, खड़ी बोली, हिमाचली, कुमाऊनी, मालवी और मेवाती, मारवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ये सब बोलियां हैं। और इन बोलियों में जब साहित्य की रचना हुई तो ये उपभाषा बन गई। सीमित क्षेत्र में जो इनका जाना जाता है। ब्रज और अवधी दोनों भाषा ब्रज तथा अवध की क्षेत्रीय भाषाएं। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण दोनों बोलियां उपभाषा बन गई हैं और अब ये भाषा कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो ये भाषाएं हैं ये उपभाषा बन जाती हैं। बोली जो हैं ये उपभाषा बन जाती हैं जब इसमें साहित्य की रचना होती है। तो जैसे सूरसागर सूरदास जी ने लिखा है और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। सूरसागर जो है वो ब्रज भाषा में है और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। अब भाषा और बोली में यहाँ अंतर दिया गया है बच्चों। तीन पॉइंट हैं इसमें। भाषा एक क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, स्थानीय रूप से बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचना होती है और जबकि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। जब बोली में साहित्य रचनाएं की जाती हैं तो वह बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है। इसका प्रयोग बोलचाल में लोग कर लेते हैं, सरकारी काम में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब टॉपिक आता है बच्चों लिपि। आपके सामने ये लिपि लिखा हुआ है। लिपि जो है इससे हम जानेंगे कि ये क्या है। भाषा को लिखने की जो विधि होती है, जो तरीका होता है, वही लिपि है। विश्व भर में विभिन्न भाषाएं हैं, सबकी लिपियां अलग अलग हैं। तो जैसे हमारे भारत की हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि जो है बच्चों देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि जो होती है वो फारसी होती है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है तथा पंजाबी की लिपि का नाम गुरमुखी है। फारसी भाषा के अतिरिक्त भारत की सभी भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर की जाती हैं। फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को जाती है। जितनी भी ये भाषाएं हैं सब बाईं ओर से दाईं जाती हैं, लेकिन केवल
फारसी ऐसा है जो दाईं ओर से बाईं ओर को जाता है। अब बच्चों मुख्य टॉपिक आता है व्याकरण। व्याकरण के विषय में जानना अति आवश्यक है। व्याकरण के बिना तो भाषा बिल्कुल अधूरा है। तो कह रहे हैं भाषा कोई शब्दों का समूह या लड़ी नहीं होती, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है। उसको प्रॉपर सेट किया जाता है, तभी मीनिंग निकलता है उसमें। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं, अर्थ अपने आप निकलता है। भाषा की व्यवस्था नियमों को जानने के लिए वाक्यों को शुद्ध बोलने लिखने का काम व्याकरण करता है। व्याकरण सहायक होता है। इस दृष्टि से क्या होता है बच्चों, हम ये जान सकते हैं व्याकरण के विषय में कि व्याकरण में वो नियम होते हैं भाषा से संबंधित जो भाषा को शुद्ध और सही रूप प्रदान करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसको मोटे तौर पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। नियमों को जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है मोटे मोटे तौर पर कि व्याकरण वो व्यवस्था है, वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध और सही रूप प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे इसमें कि व्याकरण को कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं बच्चों, 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है व्याकरण को। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जो सबसे छोटी ध्वनि उसमें होती है, उसके विषय में इसमें विचार किया जाता है, अर्थात डिटेल में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया बताया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है, उन वर्णों को जब हम मिलाकर एक शब्द बनाते हैं जिसका कोई एक विशेष मीनिंग निकलता है, वो बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये सब आदि शब्द विचार के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और बच्चों वहीं पे फिर आता है ये आपका पद विचार। पद विचार में क्या होता है कि जो वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना होता है, वो पद विचार कहलाता है। और फिर वाक्य विचार आता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, भेद, प्रयोग, रचना आदि के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, वो वाक्य विचार होता है। अब बच्चों यहाँ पे टॉपिक आता है साहित्य। साहित्य क्या होता है, भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति साहित्य होती है। साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार होता है बच्चों। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघु कथा, कहानी, उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार हैं। इन सभी विषयों के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य का अर्थ है मानव कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आता है मानक भाषा। मानक भाषा में स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ये भाषा के विकास के साथ साथ कभी कभी वर्णों के लिखने के ढंग में परिवर्तन होने लगता है। एक ही वर्ण 2 प्रकार से लिखा जाने लगता है। वर्णों का एक रूप बनाए रखने के लिए इन वर्णों का एक निश्चित रूप निर्धारित करना अति आवश्यक होता है बच्चों। भाषा का एक रूप बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने, विद्वानों ने जिस रूप को स्वीकारा है उसे मानक भाषा कहते हैं, वो मानक भाषा कहलाती है। आप नीचे यहाँ चार्ट में भी देख सकते हैं कि अ को कैसे लिखा गया है, लेकिन मानक में जो है जो शुद्ध वाला वो पिंक वाले कॉलम में है। तो ये यही सारे अक्षरों का यहाँ पे मानक रूप भी इस चार्ट में बच्चों दिखाया गया है। शब्दों का भी दिखाया गया है, वर्ण के साथ साथ इसमें शब्दों के भी मानक दिखाए गए हैं। ये आप देखेंगे और पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर बच्चों याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पाठ की, वो याद रखने योग्य यहाँ पे दी हुई हैं। संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता। भाषा का सबसे पुराना रूप मौखिक है। भाषा मन के भाव विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा को लिखने की विधि को ढंग या लिपि कहते हैं। लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा के लिए स्थिर बनाता है, स्थायी बनाता है। ज्ञान के संचित कोश को बच्चों साहित्य कहते हैं। और भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है।
तो ये आपकी याद रखने योग्य बातें हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स टिक करेंगे बच्चों। भाषा का इतिहास अपने शब्दों में लिखिए। तो आप सबसे पहले पेज नंबर कहाँ पर आ जाएंगे, पेज नंबर 6 पर आ जाएंगे। तो इसमें सबसे देख रहे हैं आप, हेडिंग है, आप अपनी बुक में आइए पेज नंबर 6 पर, ये है। इसमें यहाँ पे बच्चों हिंदी भाषा का उद्भव विकास, ये जो पैराग्राफ है आपका, प्रारंभ हुआ प्रचार, ये आपका इसका इतिहास हो गया। ये आप यहाँ से यहाँ से बच्चों आप यहाँ तक लिख लेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है, ओके। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? तो उसी के नीचे बच्चों जहाँ आपने इतिहास का टिक किया है, उसी के नीचे आप देखिए ये है स्वतंत्रता, ये आप टिक लगा हुआ है। स्वतंत्रता से लेकर और प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तक, ये आंसर नंबर 2 हो गया। भाषा की परिभाषा अपने शब्दों में लिखना है। आप आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 5 पर बच्चों। अपने पुस्तक में आप पेज नंबर 5 पे, ये जो येलो चार्ट में है, आप इसी को लिख देंगे। ये भाषा की परिभाषा हो गई। अब आप बच्चों आते हैं कहाँ पर? पेज नंबर 5 पे आपको आंसर नंबर 3 है ये बच्चों। ये येलो चार्ट में जो है आपका, ये यहाँ से ये यहाँ, ये आपका पूरा आंसर नंबर 3 है, ठीक है। अब आप आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन में है भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं बच्चों, ये भाषा और बोली में अंतर, ये दोनों लिखा है। एज इट इज़ आपको लिख लेना है। ये आपको इसी तरह से आंसर नंबर 4 यहाँ तक आपका, ये आंसर नंबर 4 है, ठीक है बच्चों। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भाषा के कितने रूप हैं, वर्णन कीजिए। तो अब आप पेज नंबर 6 पर आ जाएंगे। सबसे ऊपर देखिए आप यहाँ पर, ये आपका यहाँ से लेकर भाषा के भेद, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर, और इन दोनों के नाम और इन दोनों की डेफिनेशन आप अपने शब्दों में लिख देंगे। इतनी बड़े बड़ी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बस ये लिखित भाषा कहते हैं तक, यहाँ तक, और ये मौखिक भाषा का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका आंसर नंबर 5 है, ठीक है बच्चों। ये आंसर नंबर 5 हो गया। अब आपका आता है आंसर नंबर 6, उपभाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों उपभाषा भी इसमें है, ये देखिए पेज नंबर 7 पर। आप पेज नंबर 7 पे पहुंच जाएं। ये सबसे ऊपर जो सेंटेंस है, बोली में जब साहित्य रचना होती है तब बोली उपभाषा बन जाती है, ये आपका आंसर नंबर 6 है। एक मिनट, 6 है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। अब आपका आता है आंसर नंबर 7, साहित्य किसे कहते हैं? तो आप पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे। 8 पे देखिए आप, यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से लेकर ये आपका, एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर नंबर 7 है, ठीक है। अब आप
नेक्स्ट पे आ जाइए। भाषा की परिभाषा ये है। भाषा की परिभाषा देकर बताइए कि व्याकरण में भाषा का क्या योगदान है। ये हमें भाषा की परिभाषा लिखनी है और उसमें व्याकरण का क्या योगदान है। तो बच्चों इसमें सबसे याद रखने योग्य जो आपका ये है, ये सबसे ऊपर यहाँ पर, तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट नहीं, इसमें आप ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, ये आपका आंसर नंबर 9 है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 9 है। ऊपर वाला छोड़ दीजिए आप। देखिए फिर से हम बताते हैं, ये लाइन जो है आपकी बच्चों, ये जो लाइन है आपकी पूरी, ये आंसर नंबर 9 है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं? तो आप पेज नंबर 8 को देखिए। ये जो है बच्चों लास्ट लाइन, ये वाली लाइन, ये आपका आंसर नंबर 10 हो गया, आंसर नंबर 10। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आप आ जाइए खाली जगह में। आप कहाँ जाएंगे बच्चों? फिल अप द ब्लैंक्स में। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिल अप द ब्लैंक्स। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ राजभाषा की मान्यता, और इसमें भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। फिर थर्ड में भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर अर्थपूर्ण बनते हैं। फिर बच्चों फिफ्थ में है सीमित क्षेत्र, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब इसके बाद आपका सही गलत आ जाता है। तो देखिए, सही गलत में भाषा सार्थक शब्दों से बनती है, सही है। जब हम बोलकर भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो ये मौखिक है, ये भी सही है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये भी सही है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, ये गलत है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये पाठ नंबर 1 पूरा हो गया। आई होप you all are understand well and you will do the all work in your copy, and all the best. Take care.